नमस्कार। हमारे संविधान के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि द वायर समेत दो जर्नलिस्ट राना अयूब और सलमान निजामी, इसी के साथ कांग्रेस के दो स्पोक्सपर्सन शमा मोहम्मद, सलमान निजामी और ट्विटर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराई गई गाजियाबाद पुलिस के द्वारा एक वीडियो को लेकर, जिसमें एक मुस्लिम भाईजान की जबरदस्ती दाढ़ी काट दी गई और जो कुछ नौजवान वहां पे मौजूद थे उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाने पर जोर दिया। जब इस वीडियो को शेयर किया गया तो गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कहा कि एक प्रकार से जो जर्नलिस्ट इस न्यूज को आगे बढ़ा रहे हैं वो फेक इंफॉर्मेशन को फैला रहे हैं। इसी प्रकार से इस गुरुवार को एक और एफआईआर दर्ज की गई द वायर के ऊपर और उसके साथ दो अलग अलग जर्नलिस्ट के ऊपर जो कि वायर के साथ काम करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ये कहते हुए कि उनकी जो एक वीडियो रिपोर्ट है जिसमें बाराबंकी में एक मस्जिद कहाँ जहाँ डिमोलिशन हो रहा है वो गलत न्यूज है। उन्होंने मॉस्क को मॉस्क नहीं कहा, केवल एक इलीगल बिल्डिंग के रूप में दर्शाया। उसी प्रकार से हाल ही में मध्य प्रदेश से एक और न्यूज आई। 2014 के बैच के आईएएस मिस्टर लोकेश जांगीर, उनका अपने एक इंटरनल आईएएस ग्रुप में अपना गुस्सा दिखाना और जिसमें उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के फिलहाल के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम लेते हुए कहा कि किस प्रकार से कुछ करप्शन हो रहा है और इससे ऐसा लगता है कि कहीं गुस्सा होकर सरकार के द्वारा उनको 2 दिन बाद ही एक शो कॉज नोटिस जो है वो इश्यू होता है। खैर, शो कॉज नोटिस जो है वो अलग मुद्दे पे होता है, लेकिन कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आईएएस ऑफिसर्स या इस देश का जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एक प्रकार से इस देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, क्या उन्हें असहमति दिखाने का अधिकार है या नहीं। तो आज इस वीडियो में जहां हम अनुच्छेद 19 की बात कर रहे हैं, मैं 2 सवालों पर आपका ध्यान चाहती हूं। पहला ये कि संविधान के अनुसार राइट टू प्रेस या फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट किस प्रकार से आर्टिकल 19 का एक अभिन्न अंग माना गया है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अमेरिकन संविधान में राइट टू प्रेस जो है उसका अलग से हवाला दिया गया है। आर्टिकल 19 में राइट टू प्रेस या फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट को अलग से मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आजादी के बाद से बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं, कुछ जजमेंट्स की आपको कहानियां आज सुनाऊंगी जिसमें ये साफ कहा गया है कि राइट टू प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट इज एन इम्प्लाइड फ्रीडम अंडर आर्टिकल 9। इसका मतलब इसे आर्टिकल 19 में पढ़ा जा चुका है। दूसरी बात, राइट टू डिसेंट मतलब असहमति का अधिकार, ये भी आपकी अभिव्यक्ति के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। तो फिर चाहे वो कोई आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना हो या आम जनता ही क्यों ना हो या कोई भी व्यक्ति जिसे नागरिक का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ध्यान रखिएगा आर्टिकल 19 जो है वो नागरिकों को अधिकार देता है। इसका मतलब यदि कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है या कोई डेटी है, मतलब कोई देवी देवता जिन्हें नागरिक की परिभाषा में नहीं लाया जा सकता, वो कोर्ट जाकर अपने आर्टिकल 19 के अधिकार की बात नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 केवल सिटीजन्स को ही दिया गया है, लेकिन कोई भी सिटीजन जब अपने अभिव्यक्ति के अधिकार की बात करता है तो उसमें असहमति का अधिकार भी सम्मिलित है। तो आइए पहले आपको सुनाती हूँ कुछ ऐसे जजमेंट्स की कहानियां जो कि बहुत महत्वपूर्ण है भारत में राइट टू प्रेस या फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट को समझने के लिए। देखिए, पहला एक जजमेंट सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, काफी ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 205। इसमें गवर्नमेंट ने 1956 में एक एक्ट लेकर आए जिसका नाम था द न्यूज़पेपर प्राइस एंड पेज एक्ट 1956 और इस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसका नाम था द डेली न्यूज़पेपर्स प्राइस एंड पेज ऑर्डर 1960। इस एक्ट और इस ऑर्डर के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की ये कोशिश थी कि उन्होंने कहा कि एक न्यूज़पेपर में जो उसकी प्राइस है उसके अनुसार उस न्यूज़पेपर में कितने पेजेस हो सकते हैं ये तय किया जाएगा। मतलब एक ऐसी पॉलिसी लाई गई कि जिससे जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उनके कितने पेजेस वो पब्लिश कर सकते हैं, एरिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या हो सकता है, न्यूज़पेपर्स का साइज क्या हो सकता है और न्यूज़पेपर की कीमत क्या होगी, इस सब पर सीधा सीधा असर पड़ा।
अब जो सरकार की दलील थी सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये थी कि एक समाचार पत्र चलाने वाले का दो अलग अलग अधिकार हैं। एक है व्यावसायिक अधिकार जिसमें वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, और एक है जिसे कहा जाए राइट टू प्रेस, कि लोगों तक जानकारी पहुंचाने का अधिकार, और ये दोनों अलग अलग हैं। तो सरकार का ये कहना पड़ा कि हम तो केवल उनके व्यावसायिक पहलुओं पर ही अंकुश लगा रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और इस एक्ट और ऑर्डर दोनों को ही गैर संवैधानिक ठहरा दिया। कोर्ट का ये कहना था कि न्यूज़पेपर्स का जो काम होता है, जो राइट टू प्रेस है इस देश में, वो उनके खुद के फायदे के लिए नहीं है, वो लोगों तक जानकारी पहुंचाने का काम है, और सरकार का भी ये काम है कि लोगों को एजुकेट करे। इसलिए इस प्रकार की कोई भी पॉलिसी जिससे न्यूज़पेपर्स को कंट्रोल किया जा सके सरकार के द्वारा, वो गैर संवैधानिक मानी जाएगी। कोर्ट ने इसमें यह भी कहा कि यदि कोई ऐसी पॉलिसी होती है जिससे एक न्यूज़पेपर के ओवरऑल सर्कुलेशन पर प्रभाव पड़ता है, तो वो भी राइट टू प्रेस के अंतर्गत आर्टिकल 19 में गैर संवैधानिक माना जाएगा। अब आते हैं एक दूसरे जजमेंट पर, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट 106। देखिए, एक सरकार फिर से पॉलिसी लेकर आई। ये 1970s का दशक है जब न्यूज प्रिंट, मतलब वो कागज जिसपे समाचार पत्र छपते हैं, उनकी भारत में कमी थी और भारत सरकार उन्हें बाकी विदेशों से इंपोर्ट करती थी। अब सरकार को इस न्यूज प्रिंट को अलग अलग न्यूज़पेपर्स के बीच में डिवाइड करना होता था। तो सरकार एक इस प्रकार की पॉलिसी लेकर आई जिसमें उसने कहा कि जो छोटे न्यूज़पेपर्स हैं, और छोटे न्यूज़पेपर्स मतलब कौन से न्यूज़पेपर्स, जिनका सर्कुलेशन 1 लाख से कम हो डेली, ऐसे न्यूज़पेपर्स 10% तक और ज्यादा न्यूज प्रिंट की मांग कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं वो केवल 3% ज्यादा ही न्यूज प्रिंट की मांग कर सकते हैं। तो बेनेट कोलमैन और बाकी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो पॉलिसी है उसका सीधा सीधा प्रभाव ये पड़ता है कि देश में जो सबसे बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उन्हें अब गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। एक प्रकार से बड़े न्यूज़पेपर्स को सरकार के अधीन लाने की ये पॉलिसी है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ प्रेस को अपहोल्ड करते हुए इस पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये बात सही है कि न्यूज प्रिंट जो है वो सरकार इंपोर्ट करती है और सरकार को एक इक्विटेबल और फेयर तरीके से छोटे, मध्यम वर्गीय और बड़े न्यूज़पेपर्स के बीच में ये न्यूज प्रिंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन एक बार आपने वो इक्विटेबल तरीके से न्यूज प्रिंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसके बाद आप इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं ला सकते जिससे न्यूज़पेपर को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कंट्रोल करें। तो आपको न्यूज प्रिंट जो बांटना है उसके लिए एक फेयर तरीका होना चाहिए, उसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए कि छोटे या बड़े न्यूज़पेपर्स को आप रेगुलेट कर सके। अब इसी बात को आगे बढ़ाया गया इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1986, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 515। यहां पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया काम किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके ऊपर इतनी एक नोटिफिकेशन के द्वारा इतनी हाई कस्टम ड्यूटी लगा दी गई न्यूज प्रिंट पर, और इसके साथ साथ और एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी ड्यूटीज लगा दी गई कि न्यूज प्रिंट की कीमत जो है वो काफी महंगी हो गई। फिर एक बार न्यूज़पेपर्स जो हैं, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि अब आपने न्यूज प्रिंट को इतना महंगा कर दिया है कि एक प्रकार से वो न्यूज़पेपर्स के लिए, उनके फ्रीडम के लिए हानिकारक तो है ही, लेकिन साथ साथ गैर संवैधानिक भी है। कोर्ट ने फिर एक बार फ्रीडम ऑफ प्रेस को तवज्जो देते हुए कहा कि इसके साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हाँ, सरकार कस्टम्स ड्यूटी लगा सकती है। ये भी सही है कि समाचार पत्र चलाने वालों पर जो बाकी कानून लगते हैं देश के, जैसे कि लेबर लॉज हैं, बाकी टैक्स लॉज हैं, ये सारे कानून लगेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा कस्टम्स ड्यूटी लगा देना कि उससे सीधे सीधे सर्कुलेशन पर इफेक्ट पड़े, वो गैर संवैधानिक माना जाएगा। देखिए, पहले के जमाने में 60, 70, 80 के दशक में समाचार पत्र जो थे वो इस देश में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम था। लेकिन आज
बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो एक प्रकार से डिजिटल न्यूज़पेपर्स का काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस को, ये सिर्फ लिखित प्रेस के ऊपर हो ऐसा नहीं है, जो डिजिटल प्रेस है उसके ऊपर भी ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। अब जैसे एक मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस बताती हूँ, आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 1995, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 294। इसमें सवाल था कि प्रेस, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी मीडिया वाले लोग हैं, क्या वो किसी पब्लिक ऑफिशियल के कार्य को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो किस हद तक क्रिटिसाइज कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रेस का तो ये काम है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, लोगों तक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक जानकारी पहुंचाना, ऑब्जेक्टिव जानकारी पहुंचाना। तो जो लोग पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में भी न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले, जर्नलिस्ट वाले बिना किसी डर के छाप सकते हैं। केवल एक बात जो याद रखना है वो ये कि जब कभी आप किसी पब्लिक ऑफिशियल या किसी कोई ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक आई में हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, उनकी निजी जिंदगी के बारे में छापते हुए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हर देश का नागरिक जो है उसके पास राइट टू प्राइवेसी भी है। मतलब यदि किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी के बारे में आप उल-जुलूल लिख रहे हैं तो वो ना सिर्फ उनके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, लेकिन वो डेफेमेशन मतलब मानहानि के अपराध में भी गिना जा सकता है। लेकिन उसको छोड़कर आप पब्लिक ऑफिशियल्स के बारे में जो चाहे वो लिख सकते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, यदि आप डेली का अखबार पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ न्यूज़पेपर्स में सरकार के द्वारा बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स दिए जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा हो। तो गुवाहाटी में ये सवाल उठा कि क्या सरकार कुछ न्यूज़पेपर्स को बड़े बड़े एक एक पेज के एडवर्टाइजमेंट्स दे सकती है और कुछ न्यूज़पेपर्स को बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट्स ना दे। देखिए, ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार एडवर्टाइजमेंट्स देने वाले एंटिटीज में से सबसे बड़ी एंटिटी है समाचार पत्रों को, और एडवर्टाइजमेंट्स देने का सीधा सीधा रिलेशन है पैसे देने से। तो एक बड़ा न्यूज़पेपर जिसको आप लगातार एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे हैं और बाकी न्यूज़पेपर्स को यदि आप एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दे रहे हैं, तो सरकार का एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा दिया जाने वाला पैसा जो सरकार का स्वयं का नहीं है, आपका और मेरा है, वो एक प्रकार से अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये सवाल उठा गुवाहाटी हाईकोर्ट के सामने। ये जजमेंट था दैनिक संवाद वर्सेस त्रिपुरा, AIR 1989, गुवाहाटी हाईकोर्ट, पेज नंबर 30। इसमें कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का सरकार के द्वारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स करना गलत है। सरकार की दलील थी कि ये जो न्यूज़पेपर है, जो पिटिशनर है कोर्ट के सामने, ये हमेशा सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। यदि हम सरकार किसी न्यूज स्टोरी पे अपना जिसे कहा जाए क्लैरिफिकेशन देना चाहे तो उसको छापते भी नहीं है, तो फिर हम क्यों इस न्यूज़पेपर्स को अपने एडवर्टाइजमेंट्स दें। कोर्ट ने कहा कि देखिए, सरकार को न्यूट्रल रहना जरूरी है और सरकार जब अपने एडवर्टाइजमेंट्स देता है तो सारे न्यूज़पेपर्स को बराबरी से देना आवश्यक है। अब क्या इस प्रिंसिपल का शब्दतः डेली लाइफ्स में बड़े बड़े नेशनल लेवल पे जो न्यूज़पेपर्स हैं, क्या उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं आप ही को नियुक्त करती हूँ। कल का या आज का अखबार उठाइए और देखिए कि कौन से ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जिसमें सरकार का सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स है, और क्या, जैसे कि हाईकोर्ट ने कहा, ये फेयर है, इक्विटेबल है। ये सवाल आपके लिए। देखिए, जहां तक प्रेस के फ्रीडम की बात है, और भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं, लेकिन इनका जो सारांश है वो ये कि किसी भी न्यूज़पेपर पे किसी भी प्रकार से प्री सेंसरशिप लगाना गैर संवैधानिक है, पोस्ट सेंसरशिप लगाना गैर संवैधानिक है। ऐसे भी जजमेंट्स आए जहां पे कोर्ट ने कहा कि यदि कोई जर्नलिस्ट या कोई समाचार पत्र या और कोई मीडिया फोरम यदि सरकार की आलोचना वाले ओपिनियन पीसेस छापता है तो क्या वो आर्टिकल 19 का पार्ट है? कोर्ट ने कहा जी हां, क्योंकि अभिव्यक्ति का अधिकार का मतलब ही यही होता है कि आप अपनी बात, अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। जी हां, यदि आप उन्हें आंकड़े के साथ कहेंगे, कुछ सोर्सेस के साथ कहेंगे तो और अच्छा है। आपका अधिकार रखने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों के बीच में गलत जानकारी फैलाएं या मिस इन्फॉर्मेशन या फेक इंफॉर्मेशन फैलाएं। लेकिन कई बार फेक इंफॉर्मेशन के फॉल्स चार्ज पर सरकार आलोचना करने वाले सभी लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश करती है, जिसे कोर्ट ने बार बार कहा है
कि वो गैर संवैधानिक है। अब जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि जैसे मिस्टर लोकेश जांगीर जो IAS ऑफिसर हैं, यदि वो किसी प्रकार से अपनी कोई बात कहते हैं और वो भी क्लोज्ड ग्रुप पे कहते हैं, तो क्या वो उनके आर्टिकल 19 का अभिव्यक्ति के अधिकार का पार्ट है? मेरे समझ में ये बिल्कुल उनके आर्टिकल 19 का अधिकार है और ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो IAS ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें सरकार की हाँ में हाँ करना है। ऑल्दो इस देश में कुछ ऐसे सर्विस रूल्स हैं जो कि IAS ऑफिसर्स पर लागू होते हैं, जिनके अनुसार सरकार की यदि कोई पॉलिसी है तो उसको आप ओपन फोरम पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन वो जो क्लॉज है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड क्लॉज है। उसको आर्टिकल 19 से जब बैलेंस किया जाएगा तो आर्टिकल 19 का काफी इंपॉर्टेंट महत्व है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत जहां असहमति के बात या अधिकार की बात हो रही है, एक सवाल और आता है। देश में हम देखते आए हैं कि हर कभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बंद या स्ट्राइक भी कर देती हैं। तो क्या लोगों के स्ट्राइक करने का अधिकार भी संवैधानिक अधिकार है? जैसे कि आज दिल्ली में इतने सारे लाखों किसान जो हैं वो दिल्ली की बॉर्डर पर पिछले 6 से 7 महीने से डटे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी भी उनकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो क्या इन लोगों को स्ट्राइक करने का अधिकार है? इसी प्रकार से जब CAA आया था और उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे, क्या वो संवैधानिक अधिकार है? इस पर भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात कही है कि स्ट्राइक करने का, प्रोटेस्ट करने का हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है। यहां तक कि जो गवर्नमेंट ड्यूटी में है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, एक ऐसा केस था कि जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर से सरकार ने एक जिसे कहा जाए प्लेज ले लिया कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट आपको जो है वो सैलरी दे रही है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ आप किसी प्रकार से स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। कोर्ट ने कहा जी नहीं, जस्ट बिकॉज आप गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहे हैं इसका मतलब जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 में वो खत्म नहीं हो जाते, तो आपको तब भी स्ट्राइक करने का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बंद और स्ट्राइक इसमें एक अंतर पाया। बंद जब कभी पॉलिटिकल पार्टीज बुलाती हैं उससे लोगों को काफी परेशानियां होती हैं और कई बार देखा गया है कि बंद के नाम पर, उनकी आड़ पर बहुत सारी हिंसा भी की जाती है। तो बंद को गैर संवैधानिक माना गया है, लेकिन शांतिपूर्वक यदि लोग इकट्ठे होकर स्ट्राइक कर रहे हैं सरकार के खिलाफ या उसकी कुछ नीतियों के खिलाफ तो वो बिल्कुल संवैधानिक है। इसके साथ साथ आर्टिकल 19 में और भी बहुत सारे अधिकार हैं। जैसे नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको हर व्यक्ति लहरा सकता है, अपने घर की छत के ऊपर भी। ये भी आपकी अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन ऐसा करते समय आपको राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, आर्टिकल 19 में इतने सारे आयाम हैं, इतने सारे जजमेंट्स हैं कि उन सबको यहाँ पर डिस्कस कर पाना तो मुश्किल है। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि पिछले वीडियो में और इस वीडियो में, ये दोनों वीडियो को जानने के बाद आर्टिकल 19 है क्या ये आप समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, वो कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पर सरकार आपके अभिव्यक्ति के अधिकार पर अंकुश लगा सकती है। उन्हें समझना बहुत जरूरी है और किस प्रकार से कई बार सरकारों ने उसको गलत उपयोग भी किया है और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को मानने से इनकार कर दिया। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताएं। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार प्रजातंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसे जानिए, समझिए, अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ जरूर साझा करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।